6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी की बनी बाबरी मस्जिद को कारसेवकों की एक भीड़ ने गिरा दिया। इसे लेकर देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, हिंसा हुई और हजारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ गए। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करने की घोषणा की और 10 दिन बाद बाबरी मस्जिद को ढाने की घटना और उसके पीछे कथित साजिश की जांच के लिए जस्टिस MS लिब्राहन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया। जांच आयोग ने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन अदालत में इस मामले में फैसला आने में इतना लंबा वक्त लग गया कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह पर ही मंदिर बनाने का फैसला दे दिया। कोशिशें तेज हो गई हैं। 6 दिसंबर 1992 को कई दिनों से अयोध्या में कार सेवा के लिए डटे कारसेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और वहां एक अस्थायी मंदिर बना दिया। उसी दिन इस मामले में 2 FIR दर्ज की गई। पहला FIR नंबर 197 साल 1992, जिसमें कारसेवकों के खिलाफ डकैती, लूटपाट, चोट पहुंचाने, सार्वजनिक इबादत की जगह को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। दूसरा FIR नंबर 198, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के नेता और बजरंग दल RSS से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। साल 1992 में दोनों FIR को कई अन्य जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया। बाबरी मस्जिद के 10 दिन बाद मामले की जांच के लिए बनाए गए लिब्राहन आयोग की जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए अधिकतम 3 माह का समय दिया गया था, लेकिन समय समय पर इसकी अवधि बढ़ती रही और 17 साल के दौरान आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। लिब्राहन आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी और इस दौरान आयोग के कामकाज पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। बाबरी मस्जिद गिराने की जांच रिपोर्ट में लिब्राहन आयोग ने पाया कि मस्जिद को एक गहरी साजिश के तहत गिराया गया था। आयोग ने साजिश में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाए जाने की सिफारिश भी की थी। बाबरी मस्जिद को गिराने के मामले में उसी दिन दर्ज कराए गए 2 अहम मुकदमों के अलावा 48 और मुकदमे दर्ज कराए गए, जिसमें पत्रकारों के साथ मारपीट और लूटपाट जैसे आरोप लगाए गए। बाद में इन सारे मुकदमों की जांच CBI को सौंप दी गई। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की सलाह पर लखनऊ में अयोध्या मामलों के लिए एक नई विशेष अदालत गठित हुई, लेकिन उसकी अधिसूचना में दूसरे कई मुकदमे का जिक्र नहीं था। 8 अक्टूबर 1993 को यूपी सरकार ने मामलों के ट्रांसफर के लिए एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें बाकी मामलों के साथ अन्य 8 नेताओं के खिलाफ FIR नंबर 198 को जोड़ दिया गया। इसका अर्थ यह था कि बाबरी मस्जिद ढाए जाने से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में होगी। साल 1993 में लखनऊ की विशेष अदालत ने सभी मामलों में आपराधिक साजिश की धारा जोड़ने का आदेश दिया। इस मामले में CBI एक पूरक आरोप पत्र दाखिल करती है, जिसके आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि लाल कृष्ण आडवाणी सहित सभी नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप तय करने के लिए पहली नज़र में पर्याप्त सबूत थे। विशेष अदालत ने आरोप निर्धारित के लिए अपने आदेश में कहा कि सभी मामले एक ही कृत्य से जुड़े हैं, इसलिए सभी मामलों में संयुक्त मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार बनता है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी समेत दूसरे अभियुक्तों ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। 12 फरवरी 2001 को हाई कोर्ट ने सभी मामलों की संयुक्त चार्जशीट को सही माना, लेकिन साथ में यह भी कहा कि लखनऊ की विशेष अदालत को 8 नामजद अभियुक्तों वाला दूसरा केस सुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके गठन की अधिसूचना व केस नंबर शामिल नहीं था। साफ शब्दों में कहें तो आडवाणी और अन्य हिंदुत्व नेताओं पर दर्ज मुकदमा कानूनी दावपेच और तकनीकी कारणों में फंसा रहा। साल 2003 में CBI ने FIR 198 के तहत 8 अभियुक्तों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। हालांकि बाबरी मस्जिद ढाने के आपराधिक साजिश के आरोप को CBI इसमें नहीं जोड़ सकी, क्योंकि बाबरी मस्जिद ढाने में आपराधिक साजिश वाली FIR नंबर 197 और भड़काऊ भाषण वाली FIR नंबर 198 दोनों अलग अलग थी। इसी बीच रायबरेली में लाल कृष्ण आडवाणी की एक याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई और उन्हें आरोपों से ये कहते हुए बरी कर दिया गया कि उनके खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन साल 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली के आदेशों को रद्द कर दिया और कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलते रहेंगे। यह मामला कोर्ट में आगे बढ़ा जरूर, लेकिन उसमें आपराधिक साजिश के आरोप नहीं थे। साल 2005 में रायबरेली कोर्ट ने मामले में आरोप तय किए और साल 2007 में इस मामले में पहली गवाही हुई। इसके 2 साल पहले लिब्राहन आयोग ने भी अपनी इस 9 पेज की रिपोर्ट सौंपी।
जिसे बाद में सार्वजनिक किया गया। इस रिपोर्ट में संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के प्रमुख नेताओं को उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जिनकी वजह से बाबरी मस्जिद को गिराया गया। साल 2010 में दोनों मामलों को अलग करने का निचली अदालत का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। साल 2001 में इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में 2 प्रकार के अभियुक्त थे। पहले वो नेता जो मस्जिद में 200 मीटर की दूरी पर एक मंच से कार सेवकों को भड़का रहे थे, और दूसरे खुद कार सेवक यानी LK आडवाणी और अन्य नेताओं के नाम आपराधिक साजिश में नहीं जोड़े जा सकते थे। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 20 मार्च 2012 को एक हलफनामा दायर किया जिसमें दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई के पक्ष में दलील दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में LK आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को नोटिस भेजा। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और साजिश के आरोप फिर लगाए गए और दोनों ही मामलों को एक साथ सुनवाई की अनुमति दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस गतिरोध को हमेशा के लिए खत्म करते हुए लालकृष्ण आडवाणी और 20 अन्य दीगर नेताओं के खिलाफ साजिश का आरोप फिर से लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक अहम पहलू यह भी था कि कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के लिए एक समय सीमा यानी डेडलाइन तय कर दी थी। पहले यह डेडलाइन 2 साल की दी गई थी जो पिछले साल अप्रैल महीने में खत्म हो रही थी, लेकिन बाद में डेडलाइन को 9 महीने तक बढ़ा दिया गया। कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसे और बढ़ाते हुए हर दिन सुनवाई करते हुए 31 अगस्त तक सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए। इस तरह बाबरी मस्जिद को गिराने के मामले में कुल 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बाकी बचे लोगों से सीबीआई ने पूछताछ पूरी कर ली है। इन लोगों में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, रामविलास वेदांती, साध्वी चंपत राय, नृत्य गोपाल दास जैसे लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर टाइम्स।